हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द ऑडिट इज कंडक्टेड रेगुलरली और इरेगुलरली थ्रू आउट द ईयर इट इज कॉल्ड, यानी कि जब भी हमारी ऑडिट कंडक्ट की जाती है या फिर ऑडिट होती है, अब रेगुलरली बेसिस पर हो या फिर इरेगुलरली बेसिस पर थ्रू आउट द ईयर, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या फिर इंटरिम ऑडिट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑडिट की, जो कि यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि रेगुलर और इरेगुलर दोनों तरह की बेसिस पर की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट। यहाँ पर देखिए साफ साफ दे रखा है नियमित रूप से या अनियमित। अब कैसे भी हो सकती है। देखिए, एक होती है डेली बेसिस पर, डेली जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको आप डेली डेली रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये हो गई, और एक हो गई आपकी डेली ना करके आप वीकली मंथली कर रहे हो, लेकिन हो तो आपकी हमेशा के लिए रही है, पूरे साल हो रही है, तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस ऑडिट बोला गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कि कंपलसरी होती है और जिसको करवाना जरूरी होता है। किस पर्पज से? कि क्योंकि आप सबको पता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी में लगा होता है, तो उनको ट्रू इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये ऑडिट की जाती है। इंटरनल ऑडिट की जाती है इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पर, कि जो भी कंपनी के अंदर काम हो रहा है वर्कर्स के द्वारा वो सही तरीके से जो भी पैरामीटर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। इंटरिम ऑडिट होती है जो कि जो भी ऑडिट होगी उस जैसे दो टाइम पीरियड है, हर महीने ऑडिट होती है, उनके बीच में एक और ऑडिट कराना, वो हमारा इंटरिम ऑडिट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो हमें करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है, इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर द सेम। इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फोर्थ ऑप्शन है, इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। देखिए, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है। तो आप सबको मैं बता दूं, जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है हमारा इंटरनल ऑडिट और दूसरा पैरामीटर जो आता है वो होता है इंटरनल चेक, जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल के अंदर ये दोनों काम करते हैं। इंटरनल कंट्रोल आप किस तरह से करोगे? या तो आप इंटरनल चेक करवाओगे जो भी आपने रिकॉर्ड्स किए हैं उनका, और या फिर आप इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराओगे उसी के थ्रू, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट जो है किसका पार्ट बन जाएगा? इंटरनल कंट्रोल का। ऑप्शन वन बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इंटरनल कंट्रोल है इसका पार्ट, ना कि इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक का पार्ट है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर दी सेम। नहीं, सेम नहीं है। इंटरनल चेक में सिर्फ चेक किया जाता है, इसमें कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती, जबकि इंटरनल ऑडिट में एक रिपोर्ट भी दी जाएगी। जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी कि हाँ ये सही तरह से हो रहा है या नहीं, इन सब के बेसिस पे इंटरनल ऑडिट में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जबकि चेक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऑप्शन ये भी हमारा कट गया। फिर है हमारा इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। अगेन वही वाली बात है, इंटरनल कंट्रोल इसका पार्ट नहीं है, इंटरनल ऑडिट इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है और सारे ऑप्शंस भी। नेक्स्ट आते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट इज। अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या है आपको ये बताने हैं। ऑप्शन है, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बाय इट्स ओन मैनेजमेंट, यानी कि जो भी अकाउंट्स है उनको ऑडिट करना कंपनी के खुद के मैनेजमेंट के द्वारा। सेकंड ऑप्शन है, ऑडिट ऑफ द कंपनीज अकाउंट डन बाय गवर्नमेंट ऑडिटर्स, यानी कि जो भी ऑडिट है कंपनी का वो गवर्नमेंट ऑडिटर्स के द्वारा करवाया जाए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो मैनेजमेंट की कमियां हैं या फिर मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, फेल तो नहीं है वो उसको करने में, ये सारी चीजें चेक करना। थर्ड ऑप्शन है, पीरियडिक सेल्फ अप्रेजल बाय मैनेजमेंट, यानी कि पीरियडिक बेसिस पे सेल्फ मैनेजमेंट करना मैनेजमेंट के द्वारा, उनकी फंक्शनिंग को लेकर, उनके ऑपरेशंस को लेकर। फोर्थ ऑप्शन है, इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्रिवेंट ऑपरेशन ऑफ द
शेयर होल्डर्स, यानी कि इंस्पेक्शन करना गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कि वो किसी भी तरह का जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कोई ऑपरेशन का काम तो नहीं कर रहा। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर होता है उनको उत्पीड़न का या फिर उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करने का। आप इसका एक्सप्लॉइट लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। तो देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट की यहाँ पे बात करें तो नाम से ही साफ पता चल रहा है मैनेजमेंट के द्वारा किया गया ऑडिट, यानी कि यहाँ पे एक टाइम बेसिस पर जो भी उन्होंने टाइम मेंशन किया है, डेली बेसिस पर हो गया या फिर वीक बेसिस पर हो गया, एक पीरियोडिक बेसिस पर यहाँ पे मैनेजमेंट सेल्फ अप्रेजल करता है सारे एस्पेक्ट को लेकर। अब वो उनके ऑपरेशन भी हो सकते हैं जो उनको टारगेट दिया उसके बेसिस पर हो सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पर हुए हो सकते हैं। तो ये खुद का सेल्फ अप्रेजल यहाँ पे किया जाता है, उसको मैनेजमेंट ऑडिट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग विच इज टेकन अप व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर रेडी इज कॉल्ड। अब हमें बताना है ऑडिट जो कि अंतिम खाते के बेसिस पर तैयार किए जाता है वे क्या कहलाती है, पीरियोडिक ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या फिर इरेगुलर ऑडिट। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फाइनल अकाउंट रेडी किए जाते हैं जिसके बेसिस पर, ठीक है। यानी कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया उसके बाद आप ऑडिट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद जब हम ऑडिट करते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक ऑडिट। क्योंकि पीरियोडिक ऑडिट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक इसका समय है जो कि 1 साल बाद ही करनी है, बीच में ये कभी नहीं की जाएगी। यानी कि हर साल इसका ऑडिट होगा और वो कब किया जाएगा ये वाली ऑडिट, वो की जाएगी जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। पीरियोडिक ऑडिट का मतलब होता है पीरियड आपने फिक्स कर दिया कि इस पीरियड पे ये ऑडिट होगी। अब वो पीरियड क्या है, जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होती रहती है, यानी कि ये पूरे थ्रू आउट लाइफ चलेगी, ऐसा नहीं है कि अभी हो गई अब आगे कभी नहीं होगी, जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है। इंटरिम ऑडिट होती है, दो ऑडिट के बीच में एक ऑडिट कंडक्ट कराई जाती है, अचानक से हो सकती है, उसको बोलते हैं हम इंटरिम ऑडिट। इरेगुलर ऑडिट होती है, इसका कोई टाइम नहीं है, ये कभी भी कंडक्ट कराई जा सकती है, इसको इसलिए बोलते हैं हम इरेगुलर ऑडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When accounting work is distributed among the staff members in such a way that the work done by one person is independently or automatically checked by another person, the system is called। यानी कि ऐसा अकाउंटिंग वर्क जो कि आप स्टाफ मेंबर्स को अलोकेट कर दिया गया है जिसमें ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक पर्सन का काम दूसरा काम जो है वो दूसरा पर्सन चेक कर रहा है उसे। ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है कि ऑटोमेटिकली एक पर्सन की चेकिंग दूसरे पर्सन के द्वारा हो रही है और दूसरे पर्सन की तीसरे पर्सन के द्वारा। तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, टेस्ट चेकिंग या फिर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह की सिस्टम की या ऑडिट की, तो देखिए इसमें साफ दे रखा है कि यहाँ पे चेक किया जा रहा है एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन के द्वारा। तो देखिए ये क्यों किया जाता है, एक कंट्रोल बनाने के लिए, जिससे कि फर्स्ट पर्सन को लगे, एक पर्सन को लगे कि मैं मुझे सही करना है काम, क्योंकि मेरा जो काम है वो दूसरा पर्सन चेक करेगा, और दूसरे को लगे कि मुझे सही करना है क्योंकि मुझसे आगे जो पर्सन है या मेरे बाद जो काम करेगा इस फाइल को देखेगा उसको ये मिल जाएगा, वो मेरी रिपोर्ट देख सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंट्रोल हो रहा है, और ये कंट्रोल किसके बेसिस पे कर सकते हैं हम, इंटरनल चेक के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके थ्रू क्या होता है, कंट्रोलिंग भी रही कि अगर आपने किसी पर्सन को कोई टारगेट दिया है तो उसको वो टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो दूसरे पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को इसका इतना लॉस हुआ है या फिर ये प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हर किसी को पता रहेगा कि एक दूसरे की रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग करने के लिए इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है। तो इंटरनल चेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो किसके लिए बाउंड है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रिव्यू द मैनेजरियल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, जो भी
मैनेजरियल प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं उसको रिव्यू करने के लिए। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ, यानी कंपनी लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए वो बाउंड है। सबमिट अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के मेंबर्स को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बाउंड है। फोर्थ ऑप्शन है वेरीफाई फिजिकली द वेरियस असेट्स ऑफ द कंपनी, यानी फिजिकली उसको वेरीफाई करना सारी एसेट्स को जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो एक कौन सा ऑडिट यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके लिए बाउंड है, तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बताना है। देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट का सबसे मेन काम जो होता है वो होता है जो भी ऑडिट वहां पे हो रही है, कंपनी के अंदर ऑडिट की जा रही है, ठीक है, वो काम करने के बाद जो भी उसने काम किया है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और जो कंपनी का जो ओनर है, ठीक है, वो जिसको कंपनी का रियल ओनर कौन कहलाता है, शेयर होल्डर्स, तो उन शेयर होल्डर्स को वो रिपोर्ट देना एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ये सबसे मेन काम होता है, ठीक है। जो भी उसने काम किया है उसकी रिपोर्ट किसको देना, जो भी कंपनी का हमारा रियल ओनर है यानी कि शेयर होल्डर्स। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी को क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिव्यू को मैंने रिव्यू करना मैनेजरियल प्रोसीजर को ये इसका काम नहीं होता है। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना ये भी इसका काम नहीं है, ये अकाउंटेंट का काम है। वेरीफाई करना ये भी इसका काम नहीं है, ठीक है। इसका काम होता है जो भी इसने काम किया है उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करे और कंपनी के मेंबर्स को जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनल ऑडिट इज डन, अब जो इंटरनल ऑडिट है वो की जाती है कब, टू हेल्प मैनेजमेंट को मदद करने के लिए इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, या फिर टू स्टॉप कैपिटल इरोजन, जो कैपिटल इरोजन होती है हमारी पूंजी क्षरण जिसको बोलते हैं उसको रोकने के लिए, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है उसको रोकने के लिए, टू गाइड इन प्राइस फिक्सेशन, जो प्राइस फिक्सेशन है उसमें उनकी मदद करने के लिए कि इतना प्राइस होना चाहिए आपको प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हमें इंटरनल ऑडिट में क्या करता है काम, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की यहाँ पे बात करें तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि जो भी कैपिटल का काम है, कैपिटल किस हिसाब से यूज की जा रही है, कैपिटल किस तरह से ज्यादा बेटर वे में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये काम करना होता है हमारा इंटरनल ऑडिट का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू स्टॉप कैपिटल इरोजन, ठीक है। क्योंकि एक संस्था के जितने भी हिसाब किताब होते हैं उनको समय समय पर कितना सैलरी दी गई है, कर्मचारियों के द्वारा क्या कैसे सारा सिस्टम है करना है, ये सारी चीजें हमारे इंटरनल ऑडिटर देखता है। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर ये सारे काम किए जाते हैं। अब बात करें इंटरनल ऑडिट की तो देखिए टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड ये फाइनल अकाउंट से हो जाएगा, ठीक है। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वहां से हेल्प हो जाएगी। टू गाइड इन प्राइस फिक्सेशन अगेन हम जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनके बेसिस पर हम इजिली यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि हमारे को जो बजट प्रिपेयर किया गया है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वहां से हम इनको गाइडेंस मिल सकती है कि हमें अपने प्राइस कितने रखने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हेल्प नहीं करेगी, इंटरनल ऑडिट हेल्प करेगी कैपिटल इरोजन को स्टॉप करने में, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनल कंट्रोल कवर्स द फॉलोइंग, अब देखिए आप मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे जो बताया था वो एग्जैक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। इंटरनल कंट्रोल में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, उसी के बेसिस पर आपको आंसर करना है। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, internal check and internal audit, internal check, internal audit, statutory audit and physical control of assets। थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है हमारा इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स। तो हमें बताना है इंटरनल कंट्रोल के अंदर कौन कौन से 2 एस्पेक्ट कवर होते हैं, या फिर 3 या 4, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरनल कंट्रोल हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि जो भी टारगेट जो भी ड्यूटीज दी गई हैं वो सही से हो रही हैं या नहीं, जो भी पर्सन कंपनी में काम कर रहा है उसके जो भी जॉब अलोकेट की गई है उसको वो सही से कर रहा है या नहीं, ये देखना होता है, ठीक है। अब ये
आप कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल में दो एस्पेक्ट थे। फर्स्ट था हमारा इंटरनल चेक एंड सेकंड था हमारा इंटरनल कंट्रोल। इसके बेसिस पर आप कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इन दो के बेसिस पर आप ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल हमें दे रखा है, सॉरी इंटरनल ऑडिट, जिसके बेसिस पर हम इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। तो ये दो चीजें हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, जो इसके अंदर कवर किया गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा इंटरनल काम नहीं होता, ये एक्सटर्नल काम है। मैंने आपको बताया ये इसकी रिपोर्ट किसको जाती है? शेयर होल्डर्स को, जो कि हमारे एक्सटर्नल पार्टी हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स, ये भी हमारा इंटरनल कंट्रोल का काम नहीं है। हमारा इसमें कवर होती है सिर्फ दो चीज, इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, सॉरी इंटरनल ऑडिट, जिसमें ये हमारे असेट्स भी यहाँ पे कंट्रोल कर ली जाएगी। जो भी हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये सारी चीजें ही हमारे हमारी इन दो चीजों में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर इन अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। अब जो इंटरनल ऑडिटर है वो कंपनी में अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर द कंपनी लॉ बोर्ड। तो यहाँ पर बात करें इंटरनल ऑडिटर की कंपनी में किसके द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनल ऑडिटर इज हेल्पफुल इन रेस्पेक्ट ऑफ। इंटरनल ऑडिटर जो है वो हेल्पफुल होता है किस रेस्पेक्ट में? इंटेंसिव ऑडिटिंग के हेल्प में के रूप में, लीगल ऑडिटिंग, इंटरनल चेकिंग या फिर प्रिवेंटिंग दी एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए। तो इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है जो भी कंपनी के अंदर कार्य किए जा रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, उन सब की डीप स्टडी करना है, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कैसा? इंटेंसिव ऑडिटिंग का, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर लीगल ऑडिटिंग, इंटरनल चेकिंग और प्रिवेंटिंग ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये तीनों पॉइंट हमारे किस में कवर हो जाएंगे? ये हमारे इस पॉइंट में कवर हो जाएंगे। क्योंकि जब डीप स्टडी होगी, डीप ऑडिटिंग होगी, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें कवर होंगे और ये सारे इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज एंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरली। यानी कि अब इसमें हमें बताना है कि किस प्रकार के उद्योगों और स्वतंत्र वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक है। कंपनी में, पार्टनरशिप फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर रजिस्टर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर की, ऑडिट की, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनीज के अंदर ये रखना अनिवार्य हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाए। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में डिपेंड करता है मेंबर्स पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी उनकी मेंबर्स में डिपेंड करता है, और रजिस्टर फॉर्म में भी। जबकि कंपनी में क्यों कंपलसरी होता है? क्योंकि कंपनी में बाहर की पार्टियां भी इन्वॉल्व होती हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर एक ऑडिट होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज। अब जो ऑडिट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे क्या कहा जाता है? पीरियोडिक ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या फिर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑडिट की बात करें जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, तो उसको अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं पीरियोडिक ऑडिट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ। इंटरनल चेक किसका पार्ट है ये बताना है? इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, एनुअल ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट। अभी अभी मैंने आपको ये समझाया था, ये हमारा इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ रिटन प्लान कंटेनिंग डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड। अब एक रिटन प्लान है जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं हमारी, किस तरह से कंडक्ट होगी ऑडिट उसके बारे में, उसको क्या कहा जाता है? ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट मेमोरेंडम, ऑडिट नोटबुक या फिर
नन ऑफ दीज। तो अगर हम ऐसे रिटर्न प्लान की बात करें तो देखिए इस प्लान जिसके अंदर सारे चीजों के बारे में मेंशन होता है, क्या कैसे करना है, उसको बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें अंकेक्षण से संबंधित सारी चीजें डिटेल में डिस्क्राइब की गई होती हैं, जिसके बेसिस पर उसको सारी अपनी ड्यूटीज करनी होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय। अब जो इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप है वो डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिट के स्कोप की बात करें तो इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप होता है वो हमारा यहाँ पे निर्धारित किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल की बात की जा रही है। तो इंटरनल की सारी एक्टिविटीज कौन देखते हैं? मैनेजमेंट देखता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैनेजमेंट का काम होता है कि एक इंटरनल ऑडिट को क्या कैसे चीजें करनी है, उनको कितने रिस्ट्रिक्शंस देने हैं, उनको कितनी पावर देनी है, ये सारा काम हमारे मैनेजमेंट का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। Total charge of depreciation and maintenance of assets on the profit and loss account will be uniform under। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी हमारे डेप्रिसिएशन का जो टोटल चार्ज हमने लगाया था उसकी मेंटेनेंस में असेट्स की, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के मतलब कहाँ पर उसको एक समान दिखाया जाएगा, वो कहाँ पर एक वैल्यू होगी, हमें वो बताना उस मेथड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं, आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया होंगे, वहां पर क्वेश्चंस करे होंगे, तो ये सारे मेथड्स आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड एंड डेप्रिसिएशन फंड मेथड। तो देखिए यहाँ पर आप हम पहले एक एक करके इन सारे मेथड्स को पढ़ लेते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक वैल्यू निकाली जाती है और हर महीने या हर 6 महीने में वही वैल्यू उसकी असेट्स की यूज की जाएगी। ठीक है, वही जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले साल निकाली 5,000 रुपए, तो दूसरे साल भी 5,000 रहेगी, तीसरे साल भी 5,000 रहेगी और चौथे साल भी 5,000 रहेगी। ठीक है, फिर आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया था 5,000 है, तो डिमिनिशिंग मेथड में क्या होगा, जैसे असेट्स थी हमारी 40,000 की, 5,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाया उस पे। फॉर एग्जाम्पल है 5,000, 5,000 इतना परसेंट होता नहीं है, 500 होगा, लेकिन आप 5,000 मानिए, तो जैसे 40,000 में से 5,000 आपने माइनस किए तो कितना बचा आपके पास? 35। तो जो सेकंड ईयर होगा वहां पे 35,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगी, ना कि वो 5,000 वाली होगी। यानी कि हर साल उस जो भी असेट्स का बैलेंस होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड के अंदर एक एन्युटी टेबल होती है जिसको फॉलो करके वहां पे उसकी असेट्स की जो डेप्रिसिएशन है वो निकाली जाती है। एक एन्युटी टेबल होती है और इसमें जो भी अमाउंट निकल कर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एन्युटी टेबल में एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम लेते हैं और साथ ही साथ उस वैल्यू से जो भी असेट्स की टोटल वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई करके एक हमारी वैल्यू निकल कर आएगी जिसको हम डेप्रिशिएबल वैल्यू बोलते हैं, उसको हम शो करते हैं अपने अकाउंट्स में। ठीक है, डेप्रिशिएशन अकाउंट में। फिर आता है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। अब देखिए डेप्रिसिएशन फंड मेथड, यहाँ पर एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसको सिंकिंग फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हर साल एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि अगर हम इस जगह अपनी बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती हैं, मूल्यवान संपत्ति, जैसे कि एक टाइम के बाद वो खत्म होती ही होती हैं, तो वो ये सोच कर चलते हैं कि एक समय बाद जब ये खत्म हो जाएंगी तो हमें नई संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, नई एसेट परचेस करनी पड़ेगी। तो उस समय इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो वो पहले से ही उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि अगर जब इसकी वैल्यू जीरो हो तो हम एक नई असेट्स परचेस कर लें इस फंड में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वहां से पैसा लेकर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फंड वहां पे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे मेथड आपने पढ़ लिए। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो रख रखाव में एक समान वैल्यू कहाँ पर होगी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू जो फॉलो की जाती है वो की जाती है स्ट्रेट लाइन मेथड में। नाम से भी इजीली यहाँ पे समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट वैल्यू है जो हर साल हमें वही वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, बाकी सारी तीनों मैंने आपको समझाई दी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द सिंकिंग फंड मेथड व्हेन कंपेयर टू एन्युटी मेथड इज। अभी मैंने आपको ये एन्युटी एंड सिंकिंग फंड दोनों डिस्कस किए थे, तो आपको ये बताना है कि जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का सिंकिंग फंड के अंदर, अगर वो एन्युटी से कंपेयर किया जाए तो वो क्या रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, इक्वल होता है या फिर अनप्रिडिक्टेबल है। तो देखिए अगर हम बात करें सिंकिंग फंड मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है एन्युटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू लो होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एन्युटी में क्या होता है, एक वहां पर टेबल फॉलो की जाती है, एन्युटी टेबल जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। जबकि सिंकिंग फंड में क्या होता है, जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से कुछ अमाउंट जो हमारे इन्वेस्ट कर दिया जाता है एक फंड में, और उस अमाउंट को यहाँ पर शो किया जाता है एज इंटरेस्ट, या हम बोल सकते हैं एज अ डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो इसकी जो अमाउंट होता है वो एन्युटी टेबल से हमेशा कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं और किस तरह से यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट इज, अब फिक्स असेट पर डेप्रिशिएशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अ सोर्स ऑफ फंड, एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऑन फ्लो ऑफ, नो फ्लो ऑफ फंड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हम फिक्स असेट पर डेप्रिशिएशन निकालते हैं, तो यहाँ पर ये ना तो कोई सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी फंड जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, अब यहाँ पर किसी फंड का कोई यूज भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर तो हम एक तरह से बस एक रिकॉर्ड करके चल रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड तक हमारी वैल्यू जो है इस असेट की जीरो हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, हमें दूसरी परचेस करनी पड़ेगी। एक अंदाजा लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड बाद हमें एक मशीन परचेस करनी है। ठीक है, यहाँ पर उस कोई फंड का हम यूज नहीं कर रहे हैं। नो फ्लो ऑफ फंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो असेट है उसकी बस हमने उसके लाइफ के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी। यहाँ पे फंड का कुछ भी लेना देना नहीं है, ना हमारे पास फंड जनरेट हो रहा है और ना ही हमारे पास से कहीं फंड इन्वेस्ट हो रहा है या फिर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये नो फ्लो ऑफ फंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। What is generally accepted basis of valuation of fixed assets? अब यहाँ पर हमें बताना है कि अब इनमें से कौन सा जो है जनरली एक्सेप्टेड बेसिस है हमारा। अगर हम फिक्स असेट में बात करें, डेप्रिसिएशन का कौन सा है जो कि जनरली एक्सेप्टेड होता है या फिर हर कोई उसको फॉलो करता है उस मेथड को। ऑप्शन है हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, इसमें एक वैल्यू जो होती है उसको रिप्लेस करके इस वैल्यू को निकाला जाता है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, जो टोटल जो लास्ट में हमें सारे इंस्टॉलेशन या जो भी हमने उसमें रिपेयरिंग करी है उन सारी खर्चों को निकालने के बाद ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकल कर आती है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो कि पहले से हमारी बुक्स में मेंशन है। और फर्स्ट है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो देखिए अगर हम फिक्स्ड असेट पर बात करें तो उसकी एक निश्चित दर से जो लागत होती है उस पर कॉस्ट माइनस की जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट वहां पे निकाला जाता है कि इतना अमाउंट हमारा डेप्रिसिएशन का है इस असेट में। अब आप सबको पता है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, चाहे उसका बाजार मूल्य ज्यादा हो या प्रतिस्थापना मूल्य उससे कम हो या ज्यादा हो, उसके बेसिस पर ये किया जाता है। तो यहाँ पर किस तरह से निकाला जाता है, जो भी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है माइनस उसमें डेप्रिसिएशन कर दी जाती है, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये वैल्यूएशन इसका किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड मेथड है इसके अंदर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, रिप्लेसमेंट वैल्यू यहाँ पर ज्यादा रिलायबल नहीं है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी इतना लोग नहीं मानते और ना ही हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सारे मेथड्स एक बार फिर से पढ़ने हैं, क्या है ये सारे, तो हम इनको एक बार फिर से अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In which method of calculating depreciation interest on the cost of the asset is taken into consideration?
अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा मेथड है वो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करने का, जिसमें हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट पे जो कॉस्ट है उस पे इंटरेस्ट हमारी ध्यान, मतलब जब भी हम किसी की डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वहां पर जो हमारी कॉस्ट होती है असेट की, वहां पर इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। तो आंसर उन चारों में से ही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शंस में गिवन है, एन्युटी मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है और सिंकिंग फंड मेथड है। तो देखिए यहाँ पर बात करें कि जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट कहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पर ध्यान में रखा जाता है कि इंटरेस्ट इसमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है एन्युटी मेथड, ये हमारा राइट आंसर होगा। एन्युटी मेथड के अंदर हम इंटरेस्ट भी निकालते हैं, क्योंकि मैंने आप को बताया था कि एन्युटी मेथड में क्या होता है कि कोई भी जब हम निकालते हैं ब्याज, इंटरेस्ट इसके अंदर निकालते हैं, या फिर जब हम इसमें डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होती है इसमें सेम होती है। यानी कि एक एन्युटी टेबल से हमने एक वैल्यू ली, उसके बेसिस पर हमने असेट से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू निकाली, और हर साल हम उतनी ही वैल्यू निकालेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। तो इसमें और फिर स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस रह गया? तो देखिए दोनों में मेन सिमिलैरिटी तो यही है कि दोनों की जो डेप्रिशिएबल वैल्यू होती है सेम होती है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं की जाती है और एन्युटी टेबल में इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। ये माना जाता है कि जब भी हम इस असेट्स को, अगर हम जो भी सॉरी कोई भी अमाउंट अगर हम इस असेट में हमने इन्वेस्ट किया है, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट ना करके कहीं और इन्वेस्ट करते तो वहां पर हमें क्या मिलता, एक इंटरेस्ट वहां से हमें रिसीव होता। तो ये सोचकर यहाँ पर एक इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज की जाती है इसके ऊपर, जिसको बोला जाता है एन्युटी मेथड। तो आप ये याद रखिए, एन्युटी मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड दोनों सेम है। डिफर क्या है, बस एन्युटी मेथड में कैलकुलेशन होता है एन्युटी टेबल से, सेकंड यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह ही है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड वही स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया, जिसको सेकंड नाम है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इसको हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे, आप इतना समझ लीजिए इसके अंदर एक पॉलिसी ली जाती है अपने डेप्रिशिएबल वैल्यू के लिए, और उस पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर जो हमारी डेप्रिशिएशन है वो चार्ज की जाती है। सिंकिंग फंड मेथड मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सिंकिंग फंड मेथड के अंदर एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर हर साल वो जो हमारा अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जाता है, और जब हमारी वैल्यू असेट की जीरो आ जाती है तो वहां पर हम जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसको निकाल कर वहां से हम दूसरी मशीन इजीली परचेस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following term is used to describe the process of writing down the long term investment in intangible assets? अब यहाँ पर बताया गया है कि intangible assets में जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको उसके ऊपर जब भी हम किसी भी तरह की कोई उसको राइट ऑफ करते हैं तो वहां पर जो टर्म यूज किया जाता है उसको राइट ऑफ करने में उसको क्या कहा जाता है? देखिए अभी मैंने फिक्स असेट्स की बात की थी, टेंजिबल असेट्स की बात की थी, उसको हम राइट ऑफ करने के लिए क्या कर रहे थे, अब तक डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। अब यहाँ पर आ गई इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, याद रखिए टेंजिबल असेट्स में डेप्रिसिएशन यूज होता है, और जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं उसमें क्या होगा? तो देखिए पहले ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शंस है हमारे अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन और डिलैपिडेशन। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इंटेंजिबल असेट्स के बारे में पूछा गया है, तो इंटेंजिबल असेट्स में अमोर्टाइजेशन, जिसको ऋण मुक्ति भी बोलते हैं, वो यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर टेंजिबल असेट्स के बारे में पूछा जाता तो टेंजिबल असेट्स के अंदर हम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज जनरली डेप्रिशिएटेड बाय। अब जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो हमारी डेप्रिशिएटेड होती हैं किसके द्वारा? एन्युटी मेथड के द्वारा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। देखिए जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती हैं उन पर हमेशा यूज किया जाता है एन्युटी मेथड।
ठीक है, तो ये आप याद रखिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर हम एन्युटी टेबल मेथड या फिर एन्युटी मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। और ये बाकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड रिटर्न ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है जर्नली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ फिक्स असेट इज। अब देखिए ये ना घुमा के फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो जर्नली एक्सेप्टेड जो मेथड है वैल्यूएशन का फिक्स असेट में वो कौन सा है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, या फिर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, तो आंसर ये रहा हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। अब इसमें से कौन सा हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, हमें ये बताना है। परचेज ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर लॉन्ग टर्म लोन रेस्ड। तो इसमें से बताना है कौन सा हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सोर्स ऑफ फंड की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे से हमें कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे हमें क्या मिल रहा है, फंड मिल रहा है। देखिए जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो हमारे पास क्या आया, फंड आया एज अ अर्निंग। ठीक है, और इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, जब हमने शेयर कैपिटल इश्यू किए तब भी हमें क्या मिला, जो हमने कॉल्स ली सारी हम, फिर चाहे एप्लीकेशन हो सब फिर हमारा अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो सेकंड कॉल हो, इन पर हमें क्या मिला, फंड मिला। फिर आया लॉन्ग टर्म लोन रिस्क, जब हमें लोन मिला तो लोन से हमें, जब हम लोन लेते हैं लोन मिलता है तो हमें क्या मिलता है, फंड मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शंस हमारे सोर्स ऑफ फंड के मेथड में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें परचेज ऑफ मशीनरी तो ये सोर्स ऑफ फंड नहीं है। यहाँ से तो हमारे पास मशीनरी आई और हमारे पास से फंड गया, सोर्स मतलब हमने मिला नहीं है, हमारे पास से गया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन परचेज ऑफ मशीनरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है under which of the following methods the asset is shown at original cost throughout its life। हमें बताना है इस मेथड के ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर हमारी जो असेट्स है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट लाइफ एक जैसी रहती है। स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन फंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरी जीवन काल में उसकी जो है कॉस्ट कैसी रहेगी, ओरिजिनल कॉस्ट पे वो शो करेगी। तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे हमारी शो करती है डेप्रिसिएशन फंड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है उसका एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है और उस फंड के नाम से वहां पे शो होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्ट्रेट लाइन में भी हमारी वैल्यू एक हद तक क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और डिमिनिशिंग में जीरो नहीं होती लेकिन कम होती रहती है। लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट हमारी डेप्रिसिएशन फंड में रहेगी, जिसको हम सिंकिंग फंड के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्सलेंस मीन्स डिक्लाइन। अब ऑब्सलेंस मीन्स हमें बताना है, ठीक है, क्या होता है डिक्लाइनिंग इन दी वैल्यू ड्यू टू। अब जब वैल्यू में कमी आ जाती है तो किसके कारण क्या होता है उसमें, फॉल इन मार्केट प्राइस, जो उसके मार्केट प्राइस है वो कम हो जाते हैं। फिजिकल वियर एंड टेयर, यानी कि फिजिकली वियर एंड टेयर का मतलब यहाँ पे देखिए हिंदी में सही नहीं आया। फिजिकल वियर एंड टेयर का मतलब है उसमें टूट फूट हो जाती है। इनोवेशन यानी नई हो जाती है, या फिर एफ्लक्स ऑफ टाइम यानी समय का प्रवाह, या फिर अगर हम इसको और दूसरे नाम से लें तो ये है हमारा समय बीत जाना। ठीक है, तो ऑब्सलेंस मीन्स का मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्सलेंस मीन डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू। अब किसके कारण ऑब्सलेंस माना जाता है, ऑब्सलेंस माना जाता है हमारा कोई भी नई प्रोडक्ट या फिर कोई नई मशीनरी, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है तो इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट जो होता है जो हमारे पास पहले से है वो ऑब्सलेंस में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है या कोई मशीनरी है वो आपके कंपनी में वर्क करती है और उसको काम करने में या फिर जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए वो कम से कम 5 घंटे में तैयार होता है उतना माल। अब मार्केट में कोई ऐसा नई मशीनरी आ गई
जो उतनी ही क्वांटिटी को 2 घंटे में प्रिपेयर कर देती है। तो इससे क्या होगा, हर कोई फिर उसी मशीन की तरफ मूव कर जाएगा। और आप खुद भी सोचोगे कि जो प्रोडक्ट मुझे 5 घंटे में मिलते हैं वो मुझे 2 घंटे में मिल रहे हैं, तो इससे मेरी क्या हो रही है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, वर्कर्स की जो लेबर है वो बच रही है, और या फिर मैं उतने घंटे में और ज्यादा प्रिपेयर करवा सकता हूँ। तो आप क्या है, आपकी वो जो मशीनरी है वो आप उसकी जो वैल्यू एकदम डाउन हो जाएगी, वो ऑब्सलेंस में चली जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्सलेंस होता है हमारा इनोवेशन से, किसी भी तरह का कोई भी टेक्नोलॉजी आ गई नई, कोई और वैल्यूज में ऐड हो गई जिसकी वजह से वो नए प्रोडक्ट जो है वो हमें और भी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। तो इस कारण ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म amortization इज जनरली यूज टू इंडिकेट द फॉल इन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब जो amortization वर्ड है जो जनरली यूज किया जाता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, किसकी वैल्यू को में गिरावट आएगी तो वहां पे उसको इंडिकेट करता है ये वर्ड। ऑप्शंस है टेंजिबल फिक्स असेट्स, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स, करंट असेट्स या फिर क्विक असेट्स। देखिए अगर हम बात करें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टेंजिबल असेट्स डेप्रिसिएशन के लिए होता है और इंटेंजिबल असेट्स हमारा अमोर्टाइजेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा इंटेंजिबल असेट्स राइट आंसर हो जाएगा। करंट असेट्स एंड क्विक असेट्स पे कोई भी इस तरह की चीजें नहीं लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, क्वेश्चन का लेवल पसंद आया होगा। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।